एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में टॉप 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे 24 मार्च के लिए। 24 मार्च के दिन आपका जो राजनीति शास्त्र का पेपर है उसमें आपको जो आज हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 10 क्वेश्चन में से आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे 24 मार्च के दिन। तो आप भरोसा रखें, 10 क्वेश्चन बता रही हूँ, 10 में से 4 आप पढ़ के जाएं। आपको यदि पूरे अंक लाना है तो तैयारी आप अच्छे से करें। तो बिना किसी देरी के चलिए हमारे प्रश्नों को हम पढ़ लेते हैं। तो 10 प्रश्न पढ़ेंगे, 10 में से आपके 4 आएंगे एग्जाम में, तो कंप्लीट कर लेना है। ये यहाँ से आपका ये पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किसे कहते हैं, लिखिए। हरित क्रांति किसे कहते हैं, परिभाषा आपको बतानी है। परिभाषा है, हरित क्रांति से आशय कृषि उत्पादन में हुई उस द्रव्य वृद्धि से है जो अत्यधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। तो ये हो गई आपकी यहाँ पे परिभाषा। हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में हुई उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के फलस्वरूप हुई है। तो ये हो गई आपकी परिभाषा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा है ये आपका यहाँ से, लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में देश को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में देश को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश को निम्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहला, भारत चीन युद्ध के कारण देश को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्या हुआ था, पहली चुनौती भारत चीन युद्ध के कारण, भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसके कारण देश को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दूसरा, इस समय देश में सूखे की स्थिति थी जिससे कई जगह पर खाद्यान्न का गंभीर संकट आ गया। उसी समय में देश में क्या है, सूखे की स्थिति, यानी कि जो पानी की कमी थी वो हो गई थी। इस स्थिति के कारण कई जगह पर खाद्यान्न की गंभीर समस्या देखने को मिली। तो ये आपका यहाँ पे 12वां प्रश्न हो गया है कंप्लीट। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट कर लें। अब अगला ये आपका यहाँ से जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है ये आपका, गयाराम जुमले को किससे जोड़ा गया है। आंसर है, आया राम गयाराम का किस्सा सन 1967 में हुआ। गयालाल नामक व्यक्ति हरियाणा के पलवल जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। इन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली। पहले ये कांग्रेस को छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर थोड़ी देर में कांग्रेस में वापस आए। करीब 2 घंटे बाद पुनः यूनाइटेड फ्रंट में चले गए और बाद में कांग्रेस में पुनः वापस आ गए। इसे ही आयाराम गयाराम कहा जाता है। तो बहुत सिंपल सा है, आंसर ज्यादा कठिन नहीं है। आयाराम गयाराम का किस्सा क्या है, 1967 में हुआ। लाल नामक व्यक्ति हरियाणा के पलवल जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक चुने गए थे। इनको विधायक चुना गया था हसनपुर जिले से, और इन्होंने एक दिन में, इन्होंने क्या किया था, एक दिन में 3 बार इन्होंने पार्टी बदली थी। पहले ये कांग्रेस को छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर थोड़ी देर में इन्होंने कांग्रेस में वापस आए, यानी कि कांग्रेस को छोड़कर गए थे और वापस कांग्रेस में ही आए करीब 2 घंटे बाद, और फिर 2 घंटे के बाद पुनः ये यूनाइटेड फ्रंट में चले गए और बाद में कांग्रेस में पुनः वापस गए। इसे ही आयाराम गयाराम कहा जाता है। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है।
अब ये आपका यहाँ से चौथा प्रश्न है, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। लोकतंत्र क्या है? एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों का चयन करती हैं। ये प्रतिनिधियां जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं। क्या करते हैं? ये जो प्रतिनिधियां हैं जनता के हितों के लिए, यानी कि जनता के अच्छे कार्य को ध्यान में रखकर ये कानून बनाते हैं तथा जनता को इच्छा तक अपने पद पर रहते हैं। जनता की इच्छा तक ये अपने पद पर रहते हैं। तो आप कंप्लीट अच्छे से करें। और यहाँ से ये आपका पांचवा प्रश्न है, 1974 के बिहार छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की क्या शर्त थी? 1974 के बिहार छात्र में जो आंदोलन था उसमें जयप्रकाश नारायण की क्या शर्तें थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर है 1974 के बिहार छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की यह शर्त थी कि तत्कालीन राज्य सरकार इस्तीफा दे। क्या शर्त थी? कि तत्कालीन जो राज्य सरकार है वो इस्तीफा दे, ये इनकी शर्त थी। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। भरोसा रखिए, जो मैं आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन दे रही हूँ, 10 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में 4 प्रश्न तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, तो कंप्लीट कर लेना है आपको। और यहाँ से ये आपका छठा जो प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, लिखिए। आंसर है जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। सन 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है, जून 1984 में कहाँ पे? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सैन्य की गई कार्यवाही को क्या बोलते हैं? ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां है, आनंदपुरम साहिब प्रस्ताव क्या है? जो आनंदपुरम साहिब प्रस्ताव क्या है? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई थी। इस प्रस्ताव में सिख समुदाय की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के प्रभुत्व को ऐलान किया गया। परोक्ष रूप से इसे एक अलग सिख राष्ट्र की मांग के रूप में देखा भी जाता है। तो फिर से पढ़ लीजिए कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई थी। इसमें क्या है? क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई थी। इस प्रस्ताव में सिख समुदाय की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए, किसकी? सिख समुदाय की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों को प्रभुत्व को ऐलान किया गया और परोक्ष रूप से इसे एक अलग सिख राष्ट्र की मांग के रूप में भी देखा जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और ये आपका यहाँ से अगला जो प्रश्न है 8वां, सन 1990 से 90 के बाद भारतीय राजनीति में हुए बदलाव का वर्णन कीजिए। तो भारतीय राजनीति में सन 1990 से हुई प्रमुख घटनाओं का वर्णन निम्न प्रकार से है। पहला है 1990 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार। तो 1990 से 1992 के बीच होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में सबसे प्रमुख घटना 1990 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार क्या हुई थी? 1990 से 1992 के बीच होने वाली जो महत्वपूर्ण घटना थी, इसमें सबसे प्रमुख जो घटना है वो 1990 के लोकसभा चुनाव में, किसमें? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम अगला
पॉइंट कंप्लीट करेंगे। ये यहाँ से दूसरा पॉइंट है, मंडल मुद्दे का उदय। किसका? मंडल मुद्दे का उदय। इस समय की दूसरी महत्वपूर्ण घटना। इस समय की जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना क्या है? 1990 में वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करना था। किसकी? सन 1990 में वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिश पर, किसकी? मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना था, जिसके विरोध में देश भर में हिंसक प्रदर्शन भी हुए। जिसका विरोध करते हुए देश भर में क्या हुए? हिंसक प्रदर्शन भी हुए। तो ये हो गए हैं आपके यहाँ पे 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए गए हैं, और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं। तो आपको यहाँ पे जितनी तैयारी करवा रही हूँ आप करते चले, ताकि एग्जाम में आप पूरे अंक प्राप्त कर सकें। और ये यहाँ से आपका 9वां प्रश्न है, मंडल आयोग की 2 सिफारिशों को आपको लिखना है। जो मंडल आयोग है उसकी 2 सिफारिशें लिखनी है। तो मंडल आयोग की सिफारिश से पहली है, पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए। पहली सिफारिश क्या है कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनको सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए। दूसरी है कि केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संचालित सभी वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावसायिक साधनों में पिछड़ी जातियों के लिए 27% सीटें आरक्षित की जाए। क्या है दूसरा? कि केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी वैज्ञानिक तकनीक हैं, जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, इनके द्वारा जो वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यवसायी संस्थान है उसमें पिछड़ी जातियों को लिए 27% सीटें आरक्षित की जाए। ये इनकी सिफारिश थी। तो ये आपका यहाँ से 19वां प्रश्न हमने कंप्लीट किया है। अब हमारा जो अंतिम 10वां प्रश्न है, ये आपका यहाँ से अंतिम जो प्रश्न है 10वां, भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 परिणाम स्पष्ट कीजिए। तो भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन के निम्न परिणाम सामने आए हैं। पहला है, सोवियत संघ के विघटन ने शीत युद्ध के टकरावों और 2 महाशक्तियों के बीच वैचारिक विवादों को समाप्त कर दिया। सोवियत संघ के विघटन से क्या हुआ? जो शीत युद्ध के टकराव थे और 2 महाशक्तियों के बीच वैचारिक विवाद चल रहे थे, उनको समाप्त कर दिया। दूसरा है, सैन्य गठबंधन समाप्त कर दिए गए और विश्व शांति और सुरक्षा की मांग उठी। सैन्य गठबंधन है उसको समाप्त कर दिया और विश्व शांति और सुरक्षा की मांग उठी। अब ये आपका यहाँ से तीसरा पॉइंट है। तीसरा है, उदार लोकतंत्र की गति राजनीतिक जीवन को व्यवस्थित करने के तरीके के रूप में उभरी। जो उदार लोकतंत्र की गति थी वो राजनीतिक जीवन को व्यवस्थित करने के तरीके के रूप में उभरी। चौथा है, सोवियत संघ के विघटन के कारण कई नए देश स्वतंत्र आकांक्षाओं और विकल्पों के साथ उभरे। पांचवा है, भारत ने मध्य एशियाई देशों के प्रति अपनी विदेश नीति को नए सिरे से तय करना शुरू कर दिया। जो भारत ने मध्य एशियाई देश हैं उनके प्रति अपनी विदेश नीति को नए सिरे से तय करना शुरू कर दिया। तो ये इसके परिणाम रहे हैं, कंप्लीट कर लेना है आपको। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो यदि आपको 24 मार्च के दिन वास्तव में पूरे अंक लाना आप चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको जो 10 क्वेश्चन बताए हैं इसमें से 4 से 5 प्रश्न आपके रहेंगे, कंप्लीट कर लेना है आपको। अभी आपके पास समय भी है, तो अच्छे से तैयारी करें और पूरे अंक आप एग्जाम में प्राप्त करें।